नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस समय रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में दोबारा उनकी सरकार बनी तो पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस इसे वोट बैंक की एक जोरदार पॉलिटिक्स बता रहे हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों ने इस घोषणा पर केजरीवाल का धन्यवाद कर दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी पत्नी का वोट काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह की पत्नी का वोट उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है और एक व्यक्ति का दो जगह वोट हो ही नहीं सकता। तो आज दिल्ली के मुद्दे पर यह जोरदार पॉलिटिकल टक्कर है और इस टक्कर में बीजेपी और आपकी जोरदार भिड़ंत भी है और कांग्रेस का एंगल भी है। दिल्ली के महाभारत में लड़ाई और तीखी होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज एक और बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की सरकार पुजारियों और ग्रंथियों के लिए नई योजना लेकर आई। इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया गया। इसके लिए 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। बीजेपी नेता परवेश वर्मा पूछ रहे हैं कि चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल को पुजारी और ग्रंथी क्यों याद आ रहे हैं। मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के भाई साहब को भी कुछ पैसे मंजाना महीने का महीना देंगे, परंतु जिनको पहले वादा किया था वह वादा तो पूरा करो। झूठ की हांडी है, ये बार बार नहीं चलेगी। तो चुनावी घोषणाएं अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया? हर चीज इनको चुनाव के पहले ही क्यों याद आती है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। पूरी तरह से धर्म के नाम पर चुनावी वोटों की राजनीति हो रही है। उधर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सैलरी को लेकर इमामों ने प्रदर्शन किया। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है, हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। इस बीच संजय सिंह की पत्नी के वोट पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संजय सिंह ने रविवार को दावा किया था कि बीजेपी उनकी पत्नी का दिल्ली में वोट काटने की कोशिश कर रही। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार कर कहा कि संजय सिंह की पत्नी सुल्तानपुर की रजिस्टर्ड वोटर है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने अपना ही वोट को 3 बार कटवाने के लिए खुद ही अप्लाई करवाया अपने किसी कार्यकर्ता से। जब उनका वोट नहीं कटा तो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से अपने ही कार्यकर्ता के थ्रू में अप्लाई करवाया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वह सच में नहीं बदल जाता। सवाल है कि चुनावी मौसम में सभी वादों की जो झड़ी लगा रहे हैं, क्या वो नतीजों के बाद टिक पाएगी या फिर ये शिगुफा बनकर रह जाएंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। दिल्ली में गर्म होते चुनावी रण के मुद्दों का विश्लेषण। चुनावी वादे, आम आदमी पार्टी का मेगा ऐलान, बड़ा ऐलान, महिला सम्मान योजना। दिल्ली सरकार क्या कहती है? दिल्ली सरकार का महिला और बाल विकास विभाग क्या कहता है? कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, यह पूरा खेल फर्जी है। संजीवनी योजना, आम आदमी पार्टी का ऐलान। क्या हुआ? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार का ही। सरकार आम आदमी पार्टी की है, ऐलान आम आदमी पार्टी का है। ऐसी कोई योजना नहीं है। फर्जी वोट के मामले पर संजय सिंह, मेरी पत्नी का दिल्ली में वोट काटने की साजिश हुई है। परवेश बाबू कहते हैं, यानी परवेश वर्मा कहते हैं, संजय सिंह की पत्नी सुल्तानपुर की वोटर है और अपने कार्यकर्ता से वोट कटवाने के लिए, खुद का वोट कटाने के लिए संजय सिंह ने प्रयास किया और बाकायदा एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं। अब कांग्रेस कहती है संजय सिंह ने खुद नाम कटवाने की अर्जी दी होगी। यह क्लियर कट कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि फर्जी तरीके से पूरा खेल खेला जा रहा है। अब बात करता हूं मैं अरविंद केजरीवाल की, जो सूबे के फॉर्मर मुख्यमंत्री है। बीजेपी ऑपरेशन लोटस से वोट काटने में जुटी है। आम आदमी पार्टी बताए, बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों को के वोट हटाए जाएं या फिर नहीं हटाए जाएं। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ये देवेंद्र यादव कह रहे हैं
अब मैं बढ़ता हूं केजरीवाल की तरफ। केजरीवाल का ऐलान है पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 की सम्मान राशि मिलेगी, लेकिन दिल्ली के इमामों का बड़ा आरोप है करीब 18 महीने से 18,000 रुपए का वेतन यानी सैलरी नहीं मिली है। और अब आज का बड़ा प्रश्न, क्या दिल्ली में साम दाम दंड भेद के सारे पैंतरे आजमाने की शुरुआत हो चुकी है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री है, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता है। मौलाना साजिद रशीदी है, इमाम एसोसिएशन के, आपका भी अभिनंदन है। तो प्रियंका कक्कड़, अगर मैं वोट की बात करूं तो संजय सिंह जी की पत्नी के वोट को लेकर कांग्रेस पार्टी का भी वही कहना है। वो कह रहे हैं कि खुद ही सब कुछ कर रही है आम आदमी पार्टी और नाम दूसरे पे डाल देती है, और बीजेपी भी यही कह रही है। देखिए, सभी को नमस्ते। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अवैध वोटर या रोहिंग्या देश में कहीं भी हैं तो अमित शाह जी की गलती है। हरदीप पुरी जी ने बसाया उनको दिल्ली में, तो अगर हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लेंगे ना तो सारा ये वाला मसला खत्म हो जाएगा कि अवैध वोटर कौन है, क्योंकि उन्होंने बसाया है दिल्ली में, ऐसा उन्होंने सार्वजनिक ट्वीट करके बताया। ये लोग जानबूझ के जेन्युइन वोटर्स का, पूर्वांचली भाई बहनों का वोट कटवा रहे हैं, क्योंकि ये जीत नहीं सकते इस बार दिल्ली में। इनके पूछो अभी अरविंद केजरीवाल को गाली निकालने के अलावा क्या प्लान है दिल्ली का या क्या किया, इनके पास जवाब नहीं है। और मुझे आज जानना है सुधांशु जी से कि क्या वो इस फैसले से एतराज रखते हैं कि आज हमने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक सम्मान राशि घोषित की, क्यों भाजपा अब तक ऐसा नहीं कर पाई? क्या दिक्कत है भाजपा को? वीरेंद्र सचदेवा ने बोला हम तो 10 साल से ये कह रहे थे, शुक्र है इन्होंने इस बात को माना है, लेकिन अब पैसे दे दे। ये वीरेंद्र सचदेवा ने कह रहे थे अपने हम तो 10 साल से कह रहे थे, ये फाइनली बात को माना गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं, फाइनली वाली बात। लेकिन मैं ग्रंथियों पे आऊंगा, पुजारियों पे आऊंगा। मंत्रोच्चारण हो रहा है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे। इस समय आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, मंत्रोच्चारण करके स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। क्या सुधांशु त्रिवेदी, पुजारियों और ग्रंथियों को तनख्वाह देकर, उनको सम्मान राशि देकर मास्टर स्ट्रोक खेला अरविंद केजरीवाल ने? जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि खेल बदल दिया है पूरे चुनाव का, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है और ये चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी। आप चाहे वोट कटवा ले, चाहे कोई खेल खेल ले। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ समस्या ये है कि वो खेल में इतना पलटते हैं कि ट्विस्टिंग समरसॉल्ट लेने में वो बड़े बड़े ओलंपियंस जो जिम्नास्ट के हैं उनको भी मात दे देते हैं जी। फिर पता ही नहीं लगता कि वो खेल में किस पाले में जाके खड़े हैं। अब यहां पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये उदाहरण ये किया है तो जानते हैं अमित जी इसका अर्थ क्या है? मोदी है तो मुमकिन है। जिनको आज तक सिर्फ मौलवी नजर आते थे, याद करिए वक्फ बोर्ड के लिए केजरीवाल जी का वो वीडियो अवेलेबल है। अरे जब तक केजरीवाल की सरकार है वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा रहेगा कि उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ग्रंथियों और पुजारियों की याद आई। अरे हम तो ऐतराज नहीं करते प्रियंका जी, एहतराम करते हैं, स्वागत करते हैं। मगर यह भी बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को अगर यह लगता है कि किसी पुजारी को कुछ पैसे देने के बाद वो उनका वोट ले लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं पुजारी जिस भाव से काम करते हैं, सुदामा चरित में नरोत्तम दास जी ने लिखा है पुजारी के लिए कि जे तपके परलोक सुधारे, तिनके नहीं कोई संपत्ति इच्छा, और मोरे हिये हरिके पद पंकज, 12,000 लो ले परीक्षा, औरन को धन चाहिए मामरी, मामन को धन केवल भिक्षा। यानी वो ये कहते हैं पैसे के लिए हम थोड़ी आ रहे थे, सम्मान के लिए आ रहे थे। और आप जब मंदिरों के साथ ये बर्ताव करते हैं, आप देव स्थानों के साथ ये बर्ताव करते हैं, तो याद करिए वो बाजीराव मस्तानी का भी एक डायलॉग था ना, खैरात तो कई जगह मिलती है, बात मान सम्मान की होती है। और वो कहते हैं मेरे हिये हरि के पद पंकज, मेरे हृदय में भगवान हरि के चरण कमल, 12,000 लो ले परीक्षा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है, और जो हो रहा है जितना भी हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, पर यह सिर्फ इसलिए हो रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ओके प्रियंका इसका तो वो स्वागत कर रहे हैं। मैं फिर आऊंगा इस विषय के ऊपर, वो इसका स्वागत कर रहे हैं।
एक पॉइंट मेरा ये है प्रियंका जी, आप बिल्कुल बोलिए। मोदी है तो मुमकिन है, तो बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा? पॉइंट है आप इनसे पूछिए ना, मोदी है तो मुमकिन है, इन पे भी वो क्रेडिट ले लेंगे, तो फिर बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं कर पा रहे? बाकी स्टेट्स में तो ये मंदिर तुड़वा रहे हैं, इन्होंने काशी में मंदिर तुड़वाए, इन्होंने दिल्ली में प्राचीन मंदिर तुड़वाए, इन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या? महंगाई के अलावा आज स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं, क्या किया इन्होंने हिंदुओं के लिए? बता दे मुझे जरा। ना बिजली कहीं सस्ती की, इन्होंने बिजली कहीं मुफ्त कर दी, क्या किया हिंदुओं के लिए? आज हमने एक और कदम उठाया है जिससे जीवन थोड़ा आसान हो जाए, जिससे जीवन थोड़ा सम्मानजनक हो जाए। ये कब जागेंगे? इनसे पूछिए। मुझे लगता है, अमित जी जवाब दे दूं? जी हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अमित जी, मुझे लगा शायद प्रियंका जी अपना फोन देखने में व्यस्त हो गई या क्या हो गई, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने कहा पुजारी धन के लिए नहीं आता है, वो धर्म के मान और सम्मान के लिए आता है। ना पुजारी ना इमाम, कोई जब भी नहीं आप आता। सारे धर्म स्थलों के विरोध में खड़े हुए, धर्म के लिए आता है साहब। और हमने हिंदुओं के लिए क्या किया है जानते हैं कि क्या किया है? जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने में किया था अपने जमाने में कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुधर में, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसका अर्थ यह हुआ कि मुगलों को मोड़ के रखा। तो जो मोदी जी ने किया, मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा। कैसे? राम का नाम, पवित्र नाम अपनी जिह्वा के ऊपर रखे, और बैरियों को तेग बल शिवराज यानी जो देश के दुश्मन थे उनको हद के अंदर रखा है सैन्य शक्ति से। अब कोई नहीं आता धमाके करके चला जाए। और देव राखे देवल यानी देव स्थानों में देवता सुशोभित हैं, और स्वधर्म अपने घर में। आप देखिए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर, भगवान श्री राम का मंदिर, कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मंदिर उभरता हुआ देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए बहुत छोटी सोच है। अगर आपको लगता है तो शायद आप ध्यान नहीं दे पा रही, तो मैंने पहले ही ये बात बोली थी जी। मगर क्या करें, जो पल पल प्रतिवर्ती प्रकृति वेश है, जिनका पल पल बदलता रहता है, वो शायद इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके लिए समस्या होती है। जी, मेरा अगला प्रश्न प्रियंका, संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि मेरी धर्मपत्नी का वोट कैंसिल कराने की कोशिश हुई है, उनका वोट कटवा दिया गया है, लेकिन उनका सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में वोट है। एक वोटर का वोटर आईडी कार्ड ही एक जगह का ही हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। और इसके अलावा बीजेपी कह रही है कि खुद आप एक पॉलिटिकल चाल चल रहे थे, अपने कार्यकर्ता से संजय सिंह का वोट कटवाने का काम कर रहे थे, जब वो नहीं कटा तो ये बात लेकर आ गए। और खुद आप सोचिए कि अगर बीजेपी को वोट कटवाना ही होगा तो वो संजय सिंह की धर्मपत्नी का वोट क्यों कटवाएंगे? मेरे को जवाब देने दीजिएगा, मैं आपको पूरा जवाब देती हूँ। विस्तार से पहले मैं बताती हूँ कि सुधांशु जी की अच्छी अच्छी बातों से ना लोगों का पेट नहीं भर सकता। आज जो देश की हालत है, आपने 80 करोड़ भारतीयों को सरकारी अनाज पे मोहताज कर दिया है सर। आपने महंगाई का दर इतना ज़्यादा कर दिया, आपने झूठे वादे किए 2022 तक 2 करोड़ रोजगार, आपने झूठे वादे किए 15 लाख का जुमला दिया, आपने झूठे वादे किए कि बुलेट ट्रेन 2022 तक, आपने कितने झूठे वादे किए सर। और यहाँ एक व्यक्ति है जो समाज का, जो अपने सिटीजन्स का हर तरीके का ख्याल रखता है, और आप उनको सिर्फ गालियां निकालते हैं, उनको झूठे केसेस में फंसाते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही अमीश जी, आज सुबह प्रेस वार्ता करके संजय सिंह जी ने, माननीय सांसद ने दिखाया भी कि जो अनीता सिंह जी उनकी धर्मपत्नी है, उनका वोटर आईडी क्या है, और सब लोग जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो दिल्ली उनका की वोटर आईडी, है, उनका रजिस्ट्रेशन तो उत्तर प्रदेश में है, उनका रजिस्ट्रेशन तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है। मैं जवाब दे रही हूँ ना, सुनिए ना। नहीं है, भाजपा के झूठे प्रोपेगेंडा में मत आइए। अमित मालवीय तो वो व्यक्ति हैं जिनको मैनिपुलेटेड मीडिया का प्रोपेगेंडा में कांग्रेस भी है क्या? सुनिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में कांग्रेस भी है क्या? राइट, यू राइट, अच्छा, बिल्कुल है। अब सुनिए, मैं आपको यही बता रही हूँ। जो एफिडेविट भाजपा के अमित मालवीय ने झूठा डाला, देखिए वो व्यक्ति है जिनको तमगा मिला था देश में मैनिपुलेटेड मीडिया का पहला, तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जनवरी 2024 का एफिडेविट डाला। वो भी भली भांति जानते हैं कि उसके बाद अनीता सिंह जी ने सुल्तानपुर में एप्लीकेशन दी कि उनका वोट वहां से डिलीट किया जाए। नहीं, पूरी करने दीजिए बात। और दिल्ली में उन्होंने लोकसभा 2024 में मई में वोट भी किया बकायदा, ये पता है उनको। और ये
मतलब आप सोचिए कि दो एप्लीकेशन डली हुई है उनके लिए। आप कह रहे हैं हमने डलवा दी। हम विशाल भारद्वाज, हम है क्या? विशाल भारद्वाज इनका पदाधिकारी है जो बड़े गौर वो लगाता है, गर्व से गालियां भी लगाता है, सब कुछ लगाता है। अपने ट्विटर अकाउंट पर जाके चेक कर लें। उसने एप्लीकेशन दी 11,018 शादरा में, उसके बारे क्या कहेंगे ये? अभी यहाँ भी जो कल नई दिल्ली में भी परवेश वर्मा खुलेआम काला धन बांटे जा रहे हैं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो रही, किसी को आपत्ति नहीं हो रही। पर हमने एक गारंटी दी है जो हम चुनाव के बाद पूरी करेंगे, उसके ऊपर इनको इंक्वायरियां करनी है। मतलब इन्होंने लोगों को मूर्ख समझा विभाग मना कर रहा है ना कि सब भाजपा ये कम तो आप ही का विभाग मना कर रहा है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है भाई, ना महिला सम्मान योजना है, ना संजीवनी योजना है। देखिए उसके लिए तो सुनिए ये बात तो सच है ना कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन चालू किया है, वो शुरू हो रही है। और दूसरी बात जहां तक कि किसी ने ना भाजपा ने मिसचिफ प्ले किया, बट वी आर ग्रेटफुल कि जिसने भी किया, हमारी योजना, दोनों योजनाओं का कितना प्रचार हो गया कि एक में 2100 रुपए प्रति महीना हर महिला को मिलेगा, और दूसरी संजीवनी योजना जिसमें 60 साल के ऊपर सारे बुजुर्गों को दिल्ली में फ्री इलाज, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल। बड़ी खबर, एलजी ने अस्थायी सीएम कहने पर आतिशी को खास तौर पर नाराजगी जताई है। बोला ये गलत है, आप अच्छा काम कर रही है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई मुख्यमंत्री अस्थायी नहीं होता, पद होता है। आपत्ति जताई है, घोर आपत्ति जताई है। ये इस समय की बड़ी खबर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से अस्थायी सीएम कहा गया था, आम आदमी पार्टी की तरफ से, माफ करिए, अस्थायी सीएम कहा गया था। पूर्व सीएम ने अपनी विफलताओं का ठीकरा आप पे फोड़ रहे हैं, यह कहने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा उदित राज ने बोला है कि केजरीवाल मुर्गी है, मुर्गी को इधर पकड़ो तो उधर भागती है, इनके पास पैसा नहीं है, ये लोन मांग रहे हैं, ये योजना पे योजना लेके आ रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, ये पैसे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अलका लांबा ने कांग्रेस की बोला है, संदीप दीक्षित ने बोला है, मिस्टर यादव ने बोला है कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी ने भी हमला बोला है लगातार, क्योंकि इमामों की सैलरी नहीं दे पा रही। आम आदमी पार्टी तहसीन पूनावाला क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अस्थायी होता है? जो दिल्ली के एलजी ने बोला है। देखिए, मैं दो चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर आपके शो पर बैठे हुए हैं, प्लीज बीजेपी का एजेंट बनना बंद करे और देश को हिंदू मुसलमान में पोलराइज करना बंद करे। कोई क्वालिफाइड यहाँ पर, मुझे नहीं पता इस्लामिक स्कॉलर कौन बैठे हुए, कहाँ से, ट्रैवल एजेंसी जो लोग चलाते वो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बनते। हर चुनाव के वक्त पोलराइजेशन चलता है। कल भी एक मौलाना साहब ने कह दिया, फतवा दे दिया, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करना, ये हिंदू मुसलमान में भाजपा का फायदा होता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, प्लीज हिंदू मुसलमान में जो वोट करना है कांग्रेस के लिए करो, आम आदमी पार्टी के लिए करो, भाजपा को हराओ, लेकिन इसलिए मत करो धर्म के नाते, धर्म पे नहीं होगा वोट। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं। अब प्रियंका की बातों पे आता हूं। देखिए, सारी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने, जहां तक सवाल है दिल्ली के अंदर, दिल्ली को कोई गवर्नेंस मॉडल वो नहीं दे पाए। सवाल यह कि आम आदमी पार्टी इस चीज का जवाब नहीं दे पा रही है कि अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हाइपोथेटिकली जीत भी जाती है तो फिर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कैसे बनेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोका था और वो रोक पे अब चेंज नहीं आया, यानी कि ऑफिस जाना, फाइल चेंज करना। इस चीज के उन्होंने प्रियंका जी अब तक जवाब नहीं दे पाई। दिल्ली का छोड़ दीजिए, मैं मानता हूं एलजी साहब यहाँ पे बाधाएं डालती है, लेकिन पंजाब में जहां पर 1000 रुपया प्रति महीना महिलाओं को प्रॉमिस किया था, वहां पर ना कोई एलजी की बाधाएं, ना कोई और बाधाएं, वो वादा क्यों ये नहीं निभा पाए। इसलिए मुकाबला होगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और मेरी ये अपील है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़े, साथ में लड़े। बीजेपी और कांग्रेस का लड़ाई आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़े, मतलब सीएम कांग्रेस का हो और आम आदमी पार्टी सपोर्ट करे। अरविंद केजरीवाल जी वैसे नहीं बन सकते मुख्यमंत्री, वो कैसे बनेगी मुख्यमंत्री? तो फिर कोई लायक ही नहीं, कांग्रेस में इतने लायक योग्य लोग हैं। आतिशी तो अभी सीएम है, आतिशी जी ने कहा कि उनका एक ही नंबर आए तो ओके, लेकिन आतिशी जी ने एक ही कहा, उनका एक ही महत्वपूर्ण, एक ही उनकी महत्वाकांक्षा है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कैसे बनेंगे अरविंद जी? अगर बन सकते थे तो रिजाइन क्यों किए? बस यही मेरी। और ये मौलाना के, ये जो टीवी के इमाम है, ये मुझे, मैं नहीं जानता कहां से, ये तो अभी तक बोले भी नहीं है बेचारे। हाँ, बट ये सारे जो कल देख रहा था, मुझसे इतना डर क्यों लग रहा है मेरे भाई? अरे इमाम से इतना डर क्यों लग रहा है? आपसे नहीं डर लगता है? मैं ट्रैवल एजेंसी से नहीं डरता, मैं तो बोला भी नहीं, ट्रैवल एजेंसी से नहीं डरता हूँ भाई साहब, मैं ट्रैवल एजेंसी से बोला भी नहीं मेरे भाई। क्यों? मैं ट्रैवल एजेंसी से डरता ही नहीं हूँ मेरे भाई। नहीं, ट्रैवल एजेंसी से डर। हिंदू मुसलमान मत करो भाई, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। अनुराग भाई भी कहेंगे, प्रियंका भी कहेगी, और मैं भी कहूंगा। हम भाजपा को एडवांटेज नहीं देंगे, हम अपने बीच लड़ेंगे, भाजपा को हम एडवांटेज नहीं देंगे, हम भाजपा को एडवांटेज नहीं, मैंने तो कुछ बोला भी हम नहीं, अपने बीच में लड़े।
देखिए आपने एक सेकंड प्रियंका बिल्कुल मैं हम भाजपा को एडवांटेज मुझे हम अपने बीच में लड़ेंगे, एक सेकंड हम हमारे बीच में लड़ेंगे, भाजपा को एडवांटेज आप नहीं तो देंगे। सुबह से हेडलाइन में भी बने हुए हैं, इमामों की सैलरी नहीं मिली है। ओके प्रियंका योर रिप्लाई टू तहसीन। देखिए, माय गुड फ्रेंड तहसीन हैज बिकम वेरी पॉलिटिकल, आई वुड लाइक टू से कि उनको वो कोशिश कर रहे हैं, बट ये बात सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली में कॉन्टेस्ट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। ज़रूर कांग्रेस लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देकर मैं देखा वो, और ये भी है कि बीजेपी की बातें सुनकर बीजेपी के षड्यंत्रों में फंसकर वैसे ही बोल रही है बहुत सारी चीज़ें। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फाइट अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। आप कह रही हैं कि फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन इतना तो बीजेपी ने नहीं खराब बोला। उदित राज कह रहे हैं केजरीवाल मुर्गी है, मुर्गी को इधर पकड़ो तो उधर भागती है, इनके पास पैसा नहीं है, ये लोन मांग रहे हैं, वोट की डकैती करने के लिए योजना पर योजना घोषित कर रहे हैं। मतलब इसके अलावा संदीप दीक्षित ने क्या बोला है, अलका लांबा जी ने क्या बोला है, देवेंद्र यादव ने क्या बोला है, ये सब सबकी बीजेपी डिटेल बोल में रही नहीं जा रहा। है। अमीर जी समझें, ये बीजेपी बोल रही है, समझें आप। मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस इतनी बुद्धू थोड़ी है कि उसने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि एक स्टेट जो 7 लाख करोड़ के डेट में, जब वो आम आदमी पार्टी की स्कीम कॉपी कर सकता है तो जो ओरिजिनल्स हैं और जो मुनाफे के बजट में वो नहीं कर सकते, तो मतलब लोग बुद्धू थोड़ी हैं, कांग्रेस भी बुद्धू नहीं है। आप समझें क्या कर रहे हैं ये। तो मैं फिर से कहूंगी कि देखिए, सुधांशु जी को आज उन्होंने प्रेज किया हमें, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, कि और हमने भी यही कहा कि एक सवाल है आप मेरे को सुधांशु जी पे जाने नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हैं मेरे को दिख रहा है। मैं आप ही बोल रही है तब से, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये जो बात उदित राज जी ने बोली है, ये बात लोन मांग, चलिए उदित राज जी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, बात मानी, लेकिन इमामों की सैलरी नहीं मिली है दिल्ली के अंदर पिछले 18 महीनों से 18,000 रुपए। मैं आपको बताती हूँ, देखिए एक सेकंड साजिद रशीदी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड साजिद रशीदी, अब ग्रंथियों को और पुजारियों को और डिक्लेयर हो गई है। देखिए यही तो है ना, मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल जी से इस बात पर मिलने के लिए, भाई हमारी तनख्वाह में बाधा कहाँ है, परेशानी कहाँ है। 18 महीने से 18 महीने हो गए और वो हमारी सैलरी आज से नहीं है, जब से 1970 में बोर्ड बना है तब से वक्फ बोर्ड के इमामों को सैलरी मिल रही है। ये कोई नया काम नहीं है, हम अस्थाई इमाम हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, और दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं वो सब आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ है, किस तरह है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम आतिशी जी से मिले, उन्होंने हमसे 4 दिन का वादा किया, आज 20 दिन हो गए, कोई रिप्लाई तक नहीं है। हम जो है अश्वनी कुमार से मिले, हम जो है छोटे बड़े जो जितने भी सरकारी अफसर हैं तमाम से मिले। जब हम सब जगह से हार गए तो हमने सोचा चलो अरविंद केजरीवाल के पास चलते हैं, ये पार्टी के संयोजक हैं, हो सकता है सीएम से कहकर ये तनख्वाह दिलवा दें। आज तो खुश होंगे आप, ग्रंथी और पुजारियों को भी मिल रही है। नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। जी। सवाल ये है कि जब 18 महीने से आप जो है इमामों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ग्रंथियों का प्रलोभन और दे दिया। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ उमेश जी, सुनिएगा इसको, प्रियंका जी भी सुने। आपने पुजारियों को और ग्रंथियों को तो कह दिया, पादरियों को छोड़ दिया आपने। क्या इमामों को तनख्वाह न देकर और पादरियों के नाम का ऐलान न करके आप ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान और ईसाई तुम्हारे बंधुआ मजदूर हैं, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे तुम्हें मजबूरी में वोट देंगे। देखो, वोट तो मुसलमान का आम आदमी पार्टी को ही जाएगा ना, मतलब ये तो देखिए बात घोषित है, ये बात तो घोषित ही है। अमीश भाई, बड़ी बात क्या है, कांग्रेस की कमियों की वजह से मुसलमानों का रुख आ गया था केजरीवाल की तरफ, और ये सोचकर चूंकि विकल्प नहीं था, मुसलमान खोलकर बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहता और कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता, एक विकल्प, एक रास्ता मिला केजरीवाल कि भाई चलो ये अच्छा ईमानदार आदमी है शायद, और ये अच्छे काम करे। कुछ अच्छे काम भी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इमाम जैसे यानी जो दिल्ली के या किसी भी जगह के इमाम होते हैं वो मुसलमानों के नुमाइंदा लोग होते हैं। जब आप उनको परेशान कर रहे हैं तो आप ग्रंथियों और पुजारियों को और लाइन में लगाना चाहते हैं। हमारे तो ये ग्रंथी पुजारी का ऐलान तो कर दिया है, इनको भी लाइन में लगाना चाहते हैं, जैसे इमाम आज लाइन में लगे हुए हैं और वो 18 महीने से अपनी तनख्वाह का वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ कहना है, मैं मुसलमान हूं,
नहीं, मुझे कुछ कहना है, मैं मुसलमान हूँ। आप ये कहाँ से मेरे मुसलमान तो हो ही नहीं। रिप्रेजेंटेटिव? आप मैं तो क्या मुसलमान से कहाँ मेरे से हो? रिप्रेजेंटेटिव हो? आप तो कहाँ नास्तिक से हो हो। गए अमीश भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव? अरे आप तो मुसलमान हो ही नहीं। आपने पहले टीवी चैनल पे मुझसे कहा कि मैं नास्तिक हूँ। आप मेरे को आपने टीवी चैनल पे मुझसे बोला कि मैं नास्तिक हूँ। आप मुसलमान कहाँ से हो गए भाई? आप मेरे को नहीं, आप मुसलमान कहाँ से हो गए? नहीं अमीश, नहीं अमीश, हम इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। अच्छा ये बोल रहे, ये अपनी बात को बोल रहे, ये अपनी बात को बोल रहे, ये अपनी बात को बोल रहे, एक सेकंड, ये अपनी बात को बोल रहे, ये अपनी बात को 30 सेकंड रख ले। बात को मुसलमान क्यों कह रहे नहीं, हैं? एक अपनी बात को 30 सेकंड रखने का अधिकार है उनको। अरे सवाल ये है, आपको भी मुसलमान अधिकार है, आपको भी अधिकार है अपनी बात को। मुसलमान क्या करके एक सेकंड, ये मुसलमान वोट बैंक के लिए इतना झगड़ा, नास्तिक कहकर बोले? हमारे ऊपर हस्तक्षेप लगाएंगे। एक सेकंड देखिए प्रियंका कक्कड़ की पार्टी में ऑडियो डाउन। मैं एक सेकंड, तहसीन को आप ऑडियो खोलिए। तहसीन 30 सेकंड, एक सेकंड, देन प्रियंका कक्कड़। ओके तहसीन, यू मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है, इन्होंने ट्वीट है मेरे पास। इन्होंने कहा था ये राम मंदिर के जजमेंट को नहीं एक्सेप्ट करते और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाएगा। इन पे पुलिस कंप्लेन हुआ था। ये हिंदू मुसलमान करते, भाजपा का फायदा करते। मैं और प्रियंका अपने आप लड़ेंगे, मैं और अनुराग भाई लड़ेंगे। हम इसको बीजेपी का फायदा आज भी अपने बयान पे कायम हूं। जो एक्शन पर ये देखिए मुझे सुधांशु जी को कैसे ये कैसे बिल्कुल ये इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन के ऐसे बैठे। देखिए इनकी भी कुछ दुख तकलीफें हैं, इनकी भी परेशानी है कोई। ओके यू मेड योर पॉइंट मिस्टर पूनावाला, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रियंका, आप इमामों के पैसे दे नहीं पा रहे, पुजारी और ग्रंथियों को और लाइन में लगाना चाहते हैं? देखिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई थी क्योंकि एक झूठे केस में फंसाया गया जिस वजह से थोड़े काम डिले हुए। बट क्योंकि अब सारे काम स्पीड से हो रहे हैं तो कोई भी काम दिल्ली वालों का नहीं रुकेगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार देश में मतलब 15 साल, आप सोचिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ डाइग्रेस करके, 15-17 साल एमसीडी में बीजेपी थी और कभी एक बार भी सैलरी टाइम से नहीं मिली। 8 महीने 9 महीने का डिले अब टाइम से मिलती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास है एमसीडी। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने जो बाकी घोषणाएं की हैं, जो हमने पहले भी पूरी की, भाजपा की अनेकों बाधाओं के बाद थोड़ा डिले हो गया कुछ में क्योंकि बहुत ही नकारात्मक राजनीति करती है भाजपा। प्रियंका जी मेरा एक सवाल और है। मैं देखो राजनीति नहीं करना चाहता, हमने कैमरे पर भी बोला राजनीति नहीं करना चाहते हम, ना किसी पार्टी से हैं, कोई कैसा भी इल्ज़ाम लगाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो अनफॉर्चुनेट हुआ है, तनख्वाह नहीं मिल पाई, कोई परेशानी है, हमने ये कहा कैमरे पर कि केजरीवाल जी हमसे मिलने, हमसे बता दें क्या परेशानी है। हम 3 बार जा चुके, वो मिलना नहीं चाहते। दूसरी बात, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आज सीओ नहीं है। अगर आपने कल या परसों में ग्रांट इशू भी कर दी तो सिग्नेटरी तो है ही नहीं वहाँ। जब सिग्नेटरी नहीं है फिर ये मामला जो को तो फंसेगा, इलेक्शन के बाद जाएगा। बिल्कुल ये एक मिसमैनेजमेंट आप कह रहे हैं, एक मिसमैनेजमेंट है। और वही बात है जो बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि आप ऐलान बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन पुरानी बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो और पॉलिटिकली ये आपके लिए बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है। सुधांशु देन आई कम टू यू। नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तो इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आज भाजपा वाले भी और सारे टीवी मीडिया चैनल्स भी फाइनली सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और फाइनली इमाम साहब को भी जितनी दिक्कतें आई हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। और मैं आपको अश्योर करती हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जी का कहा हुआ गारंटी होता है, जुमला नहीं होता। कब आ जाएगा ये बता दीजिए। जितना कुछ भी हुआ सबके सामने। सुधांशु त्रिवेदी, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप काफी देर से बोलना चाहते हैं। सुधांशु, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। देखिए आपकी इस डिबेट में कितने मज़ेदार 2-4 तथ्य सामने आए और क्या तथ्य छुपाने का प्रयास हुआ मैं बताना चाहता हूं। अभी देखिए मौलाना रशीदी जी ने बात कहा कि वो स्थायी इमाम है। सुनिए अमीश जी, दिल्ली में इमाम स्थायी है और मुख्यमंत्री अस्थायी है। सोचिए कितनी मज़ेदार बात है। और उन्होंने आगे क्या बोला, अभी तहसीन भाई को बहुत रिएक्शन हुआ कि साहब वो इमाम साहब क्यों बीच में आ रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, भारत के इतिहास में यदि पहली बार किसी इमाम का फतवा जारी करवाया गया है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे, तो तहसीन भाई याद करिएगा, दिल्ली के शाही इमाम बुखारी से 1980 में इंदिरा गांधी ने फतवा जारी कराया। दूसरी बात, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के इमाम बुखारी से 89 में वीपी सिंह ने फतवा जारी कराया। और उनके बेटे जो वर्तमान इमाम हैं, उन्होंने 2014 में सोनिया गांधी के लिए फतवा जारी कराया। अब कांग्रेस वाले जब ये बोलते हैं कि हम इमाम को बीच में नहीं लाना चाहते, तो बहुत वो लगता है साहब आप लोगों ने तो इमामों और मौलवियों की वजह से कैसे
बदल दिया था शाहबानो का केस सबको पता है, इसलिए कम से कम कांग्रेस वालों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, जो प्रियंका जी बोल रही थी, झूठा और सच्चा 2 मिनट में साबित हो जाता ना। आप कह रहे हैं कि ऐसी योजना थी, नहीं थी, आपको उस योजना के पास होने का ऑर्डर, मतलब प्रोसीजर और ऑर्डर सामने रख देना चाहिए था। देखिए साहब, ये योजना है, ये फला फला मीटिंग में वो हुई है। और देखिए संविधान कैसे खतरे में होता है कि स्थापित मुख्यमंत्री को अस्थायी कहा जाता है और योजना का नाम रखा जाता केजरीवाल कवच। केजरीवाल जी आज सरकार में क्या है? न मुख्यमंत्री, न उप मुख्यमंत्री, न मंत्री हैं, यहां तक कि मुख्य सचेतक तक नहीं है। जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसके नाम के ऊपर चलती है योजना। यह दर्शाता है कि संविधान किस प्रकार से खतरे में आता है। और इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं, जहां तक पुजारियों को और ग्रंथियों को देने की बात है, तो जिस मुख्यमंत्री का यह बयान हो कि उसने कहा कि राम मंदिर बनने वाला था, तो मैंने कहा, वैसे वो खामखा अपने परिवार वालों के बीच में ले आते हैं, तो मैंने कहा कि मेरी नानी जो है वो बड़ी खुश होंगी, अब तो राम मंदिर बनने वाला है। तो जिसने कहा होगा, ना बेटा, ऐसा मंदिर जो किसी की मस्जिद को तोड़कर बना हो तो भगवान प्रार्थना कबूल नहीं करते। और सोचिए, ये बोला था कुछ साल पहले, उसके बाद कहते हैं राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों को भेजेंगे। सोचिए, इस कदर पलटी खाते हैं कि ओलंपिक का जिम्नास्ट भी शर्मा जाए कि इतनी क्विकली तो मैं भी जो है, जिसे वो कहते हैं ना, वो राइडिंग बार के ऊपर नहीं पलट। मैं पहले अनुराग से एक राय ले लेता हूं। अनुराग, क्या सिटिंग मुख्यमंत्री को, स्थायी मुख्यमंत्री को अस्थायी मुख्यमंत्री कहना उचित है? 30 सेकंड अनुराग। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय मुगल की बात करने लगे कि मुगल को हमने मरोड़ा। कौन मुगल है भाई इस देश के अंदर में? किसको आपने मरोड़ दिया? किसको आपने मुगल को यहां पे खत्म कर दिया? जब मुगल थे तब तो नहीं, मुगल मानसिकता की किसकी है? इन्हीं की हो सकती है। जब देश में मुगल है ही नहीं तो मानसिकता कहां से आ गई? इसके मतलब ये जब मुगल थे तब तो बीजेपी भी नहीं थी, तो आपको कैसे पता चल जाता है? इसके मतलब आपकी मानसिकता दूषित है ना, जिसलिए आपको पता चल जाता है। जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसी वो अब दूसरों को समझ लेता है। फिर इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की। अरे बुलेट ट्रेन चल रही है, आपको पता ही नहीं है? बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से इस देश के अंदर में, महंगाई बेरोजगारी बुलेट ट्रेन की तरह तो चल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। फिर इनको आया बाजीराव मस्तानी। अरे भैया, पिक्चर इतना देखते हो तो पुष्पा भी देख लेते, उसका भी डायलॉग याद कर लेते तो शायद उस डायलॉग के हिसाब से कुछ करते तो जनता का भला हो जाता। फिर आपने कहा कि आशीर्वाद देवों का है। भाई, देव का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है, प्रभु का है। जिस मंदिर की आप बात करते होते हैं, हमें प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है, क्योंकि हम उनके आचरण को अपनाते हैं, उनके स्वभाव को अपनाते हैं, उनके आदर्शों को अपनाते हैं। आप आचरण, आदर्शों और स्वभाव को अपना लीजिए। आप नहीं अपना रहे ना, आप क्या करते हैं? प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं, तो इसलिए प्रभु आपको आशीर्वाद नहीं देते। हम प्रभु के आदर्शों को, आचरण को अपनाते हैं, आस्था का विषय, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिलता है। इतनी बात सीखने में आप मुगल सल्तनत कहां कहां भाग जाते हो, दिल्ली सल्तनत। आप प्रभु के आचरण और आदर्शों को अपना लीजिए और सनातन धर्म को समझ जाइए, तो आपके अंदर एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे। फिर आप हिंदुस्तान समझ में आने लगेगा, फिर आपको हमारा संविधान भी समझ में आने लगेगा, फिर बाबा का साहब का भी आप सम्मान ये सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, 2.5 मिनट बोला। मुख्यमंत्री स्थायी होता है, अस्थायी होता है? एक स्थायी मुख्यमंत्री को अस्थायी कहना जायज है, आपको लगता है? देखिए मुझे जैसा अभी, चूंकि ये वक्तव्य जो आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर मेरे से पूछा जाए तो हमने वक्तव्य अभी तक सुना नहीं है कि किसने क्या क्या कहा है। लेकिन आप जब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, इस तरह की अगर कोई नेता अपने मुख्यमंत्री को अगर अस्थायी कह रहे हैं, उन्हें पता है चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव का वक्त है, तो चुनाव में कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन भाव को समझने की जरूरत है। लेकिन आप हर बात को पकड़ लेंगे तो फिर ये गलत है। भाव होता है ना, हर चीज का भाव की बात होती है ना। आप भाव गलत तरीके से, बीजेपी तो इंतजार करती रहती है ना, बीजेपी ने थोड़ी करा, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला, संस्कृति से लेना देना नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, तो ये जो उदित राज कांग्रेस के कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, वो कौन सा भाव है अनुराग भाई? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, दिल्ली में 2 मजबूत पार्टियां लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और मजबूती से लड़ी। बीजेपी तो है नहीं कहीं, सपाचट है, तो बीजेपी को तो पता भी नहीं है। कह रही है कि हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है, तो उनके आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं है, आप नहीं है, नहीं यहाँ पर वो मैं मानता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं है। सरकार इंडिया गठबंधन पार्टियां कह रही है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी के सामने, आम आदमी पार्टी कह रही है हम सरकार इंडिया गठबंधन। अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, नहीं, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, चाहे आम आदमी पार्टी बनाए, कांग्रेस बनाए, या दोनों मिलकर बनाए, बननी इंडिया गठबंधन की है। बीजेपी की हार तय है, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये तय मान के चलिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी।
देखिए, आखिर में जो बात बोली भदौरिया जी ने तो उससे समझ में आ गया कि कितना सीरियस लड़ा जाए। कह रहे बीजेपी सपा छठ है और सपा से मुकाबला है। भाई सपा का मुकाबला किससे है जो सरकार बनाएगी? मतलब अगर हम सपा छठ है तो सपा का मुकाबला आपसे है और उसके बाद सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। एक कांग्रेस केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहेगी, फिर कहेंगे सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। अरे जनाब, और आपने कहा था कि मुगल की बात हम क्यों ले आए, मैंने तो उदाहरण दिया था, जानते क्यों लाए? जिन्होंने 21वीं सदी में 2013 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनाया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं 21वीं सदी में मुगलों को क्यों याद किया और योगी जी ने आने के बाद उस म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया था। 21वीं सदी में इस देश के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन क्यों था भाई? अब जवाब दे दो। जिसे मोदी जी ने बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। इसलिए मेरे भाई जब बोला करो तो अपनी पार्टी का तो ज्ञान कर लिया करो। चलो मुगल गार्डन तो अंग्रेजों के जमाने चला रहा था, तुमने तो मुगल म्यूजियम अपनी सरकार में बनाया। जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब हो गया काम। अब मैं बताना चाहता हूँ दूसरी समस्या क्या है। अस्थायी मुख्यमंत्री की बात पे जानते हैं इनके मन में क्यों बात आई? अपने टर्न पे बोलिए भदौरिया जी, अपने टर्न पे बोलिए। देखिए अमीश जी, इन्होंने कहा कि वन का भाव समझना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो भाव ये था, ये लखनऊ में प्रचलित था, वो पंचम तल पे बैठते थे। लोगों को शायद ना पता हो, यूपी के बाहर वालों को, जो एनेक्सी में 5th फ्लोर के ऊपर मुख्यमंत्री बैठते थे। पंचम तल पे 5 मुख्यमंत्री थे। कौन? एक अखिलेश जी और एक मुलायम सिंह जी, एक चचा आजम खान साहब, चचा बहादुर, और एक आपके शिवपाल जी और एक राम गोपाल जी। तो भाई 5 मुख्यमंत्री, भाव समझ में आता है। पंचायत के साथ सरकार चलती थी, तो कोई भी इनकी पार्टी हो। ठीक है, ओके, अनुराग जवाब लोगों के साथ जी अनुराग देन प्रियंका। देखिए इन्होंने सुनिए, देखिए इन्होंने बोला, देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम ही एक ही है, नाम और नंबर बदलना, काम तो करना नहीं है। तो नाम और नंबर बदलने की जो आदत है, बदलते बदलते आपको जनता ने उत्तर प्रदेश में बदल दिया और 33 पे लाके समेट दिया। तो आप नाम और नंबर बदलने की आप जो चलन है बंद कर दीजिए, कुछ अपना बनाइए ना, अपना बना के उसका नाम और नंबर रखिए तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आपने 5 मुख्यमंत्री, आज कितने मुख्यमंत्री हैं पता नहीं चलता। मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, एक है वो दौड़ने वाले जो दौड़ते रहते हैं दिल्ली लखनऊ, ये दौड़ने वाले भी तो मुख्यमंत्री हैं। एक वो मुख्यमंत्री हैं जो बोलने वाले हैं, एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली में से कंट्रोल करते हैं, वो मुख्यमंत्री के भी ऊपर है, सुपर मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री है ऑलरेडी, उसके ऊपर भी एक सुपर मुख्यमंत्री है। यहां तो जनता खोजती रहती है भैया दिल्ली और लखनऊ में जो टकरार है, इस टकरार में कौन नेता है, किसकी चलती है, कहां से हमारी मदद होगी, जनता को पता ही नहीं चलता। पहले आप तो तय कर लीजिए। हमारे तो मुख्यमंत्री चलिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप दिखाई पड़ा, चाहे मेट्रो हो चाहे, लेकिन मैं दिल्ली पे वापस आना चाहता हूं। मैं दिल्ली पे आ जाता हूं। तहसीन पूनावाला, आप ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो कोई गेम में ही नहीं है। नहीं, कॉन्टेस्ट जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी गेम है। अनुराग भाई, लेकिन अनुराग भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। ये हो सकता है कि अगर मुझे लगता नहीं, अगर 2-3 सीट कांग्रेस को कम पड़ गई तो आम आदमी पार्टी से आ सकती है उसके अंदर। लेकिन मैं ये मानता हूँ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई, लोग शीला जी की गवर्नेंस को याद कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल चीज, अब प्रियंका जी ने कहा कि हमने 2 स्कीम किया। आप जानते हो अमित जी, जो संजीवनी योजना, ये छोड़ दीजिए वो एड, वो सारी चीज को मैंने बात किया। संजीवनी योजना को कैबिनेट में अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। अब कैबिनेट में तो माननीय एलजी साहब नहीं आए अब तक संजीवनी योजना को, वो छोड़ दीजिए ऐड को, वो ऐड चलिए मान लिया ब्यूरोक्रेट्स ने किया। तो एक गवर्नेंस मॉडल जो है, लोग अब समझ गए कि जो शीला जी का समय था वो गोल्डन सुनहरा पीरियड था। वो तो अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को आप तहसीन कैसा देखते हैं? 10 सेकंड में इसका जवाब। अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो डाइवर्ट अलग मुद्दों में हो गए। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि वो देशद्रोही, ये सारी शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी, वो गवर्नेंस ही नहीं कर पा रही। आप देखिए पंजाब का मैंने उदाहरण दिया, उसका जवाब नहीं दिए। 1000 रुपया मौका नहीं किया भाई, प्रियंका ने जवाब नहीं दिया, ये गलत है। प्रियंका के पास मैं गया नहीं। प्रियंका जी जवाब, प्रियंका जी अपने टर्न पे बोलती है। बोलिए प्रियंका जी, 40 सेकंड है आपके। काफी सारे आरोप है बीजेपी की तरफ से भी और तहसीन की तरफ से भी। देखिए मैं क्या बोलूं, मतलब तहसीन भाई तो आज पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं कि दिल्ली में, मतलब मैं क्या ही बोलूं, क्या जवाब दूं। आपको पता है, आपके दर्शकों को पता है, जो दिल्ली में रहता है उसको पता है। तो क्या मैं बहुत
सॉरी हूँ तहसीन भाई, मैं काउंटर नहीं करूंगी, बट बीजेपी भी आप देखिए ना 3 और 8 पे सिमट के रह गई थी, और अभी तक उनके पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लान है। उनको पता ही नहीं है किसको खड़ा करेंगे, क्या देंगे। मतलब सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकाल के चुनाव जीतेंगे क्या? कुछ तो सोच रखा होगा। बीजेपी ने तो आपको लोकसभा चुनाव के अंदर अलायंस के बावजूद हरा दिया, पर बीजेपी ने तो अलायंस के बावजूद आपको हरा दिया। ये नया प्रयोग किया था आम आदमी लोगों को पार्टी ने। अलायंस पसंद नहीं आया अमीश जी। हाँ, हो सकता है लोगों को अलायंस पसंद ना आया हो सकता है, क्योंकि दिल्ली बिना अलायंस के भी आ रहा था पिछली बारी 2019 में। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। तो फिर वो आपने ऐसे पूछा तो मैंने वैसे बता दिया। अब आप ऐसे पूछ रहे हो, एक चीज पर रहो, फिर मैं वैसे जवाब दूंगी। नहीं, मैं तो सभी चीजों पे रहूंगा, सवाल तो मेरे सारे ही होंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड 20 सेकंड। देखिए, प्रियंका जी ने अभी ये कहा कि हमारा सीएम चेहरा पूछा। अमीश जी, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे, वो सोचिए जिस पार्टी का सीएम है वो चेहरा नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी उदाहरण आपने देखा नहीं होगा कि जो सीएम है वो चेहरा नहीं, और वो कह रहा मैं चेहरा नहीं हूं, वो खुद कह रही है कि मैं चेहरा नहीं हूं। तो एक चेहरे पे कौन सा चेहरा लगा हुआ है? उस चेहरे वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार टक्कर के इस एडिशन में बात करेंगे हम बड़ी खबर की, यानी ब्रेकिंग स्टोरी की। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, और इस समय रुक करते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का। रोहिंग्या के मुद्दे पर हरदीप पुरी का आम आदमी पार्टी पर हमला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, आपने रोहिंग्या का वोटर कार्ड बनाया है, यानी रोहिंग्या मुसलमान जो है उनका वोटर कार्ड आम आदमी पार्टी ने बनाया है। आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया है, केजरीवाल के एमएलए ने बसाया है, यानी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं 2024 में टक्कर में खास क्या क्या था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। भारतीय जनता पार्टी के सारथी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। स्वागत कीजिए अनुराग ठाकुर का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी, बॉलीवुड के नामचीन एक्टर वरुण धवन, जाने माने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। ये जितनी घंड उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे जी, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? ऐसा है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से दिल की ही बात करता हूँ जी। तो तीसरी टर्म की गवर्नमेंट थोड़ी टफ रहती है, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है। क्या आपको लगता है अमित भाई कि बीजेपी के लिए ये आसान क्यों है? फ्रेंड्स तो तोड़े हैं हमने, कई बार तोड़े हैं, और इस बार भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो अगर आएगी तो सबकी संपत्ति को बांट देगी। सैम पित्रोदा साहब का भी इस पे बयान आया। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी ये आइडिया लाई कहां से है? राहुल के मुंह से। राहुल ने बोला तो बीजेपी ने बोल दिया कि तो मेरी संपत्ति भी देखेंगे, मेरी जमीनें भी देखेंगे, और मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे। एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं। ये भारत जोड़ो नाम का जो एक दुकान इन्होंने खोला है, ये केवल अराजकता तैयार करने वाला दुकान है। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अलग यही कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, संसद गलत। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिफाइसिव पॉलिटिक्स करती है, उनका डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, और मोदी कुछ भी कर लें, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। राहुल गांधी जी जितना बोलते रहे, लोगों में कोई विश्वास तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, तो उद्धव जी एक बार तो उनके मुंह से बाला साहब ठाकरे जी की तारीफ करके दिखवाएं।
काय की पार्टी का अलायंस है, कैसी युति है। ये लग नहीं रहा कोई नेता है, वैसे मतलब लग रहा है कि कोई हैंडसम बॉय है। मैं क्रिकेट खेलता रहा तो मुझे पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है। आपको भी पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है। विपक्ष कहता है कि सब ईवीएम का खेल है, ईवीएम की वजह से सब कुछ हो रहा है। जीतते हैं वहाँ ईवीएम का खेला नहीं होता। वो कहते हैं वो तो वहाँ हारते हैं वहीं पे ईवीएम का खेला मानते हैं। ये भी तो मुद्दे आप ही के लोगों के हैं जिसके अंदर बटेंगे कटेंगे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला एक है तो सेफ है। जी मैं यही कहूंगा कि जो लोग जाति धर्म इन चीजों के आधार पर वोट मांगते हैं उनको 100% सबक सिखाना चाहिए। अब ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये मेरे को एक्टर रह चुके हैं और मुझे इतनी सफाई जो मेरी और चिराग की फोटो को लेके देनी पड़ती है हर जगह जाके, तो अभी सच में लगता है कि कुछ है क्या। पर बॉलीवुड में लॉबी होती है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, ये जो दर्शक देख रहे हैं इनको कुछ लॉबी है क्या? मतलब ग्रुपिज्म है, लॉबी नहीं? ग्रुपिज्म तो है जिसका जो लोग बोलते हैं कि ग्रुपिज्म है उनकी भी ग्रुप्स होते हैं। बिल्कुल उनके भी तो ग्रुप्स होते ना, वो भी तो अकेले बैठ के नहीं बोल रहे, वो लोग भी 4 लोग में बैठ के बोल रहे कि ग्रुप्स। लॉबी भी है बॉलीवुड में। आप नाना करते हुए बिग बॉस में पहुंच गए, विवाद बढ़ा तो आपने कहा मैं आशीर्वाद देने गया था। मुझे लगा कि शायद उन्हें जाकर के सही मार्गदर्शन देना चाहिए, तो मैं वहां गया और जो लोग वहां अंदर जा रहे थे मैंने उनको कहा कि ये बिग बॉस नहीं, इसे संस्कारी बॉस बना के आना है आप लोगों को।